जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय मां शारदे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बाल विकास के सिलेबस के बारे में जाना था और आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बाल विकास की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, किस तरीके से बाल विकास निकल के आया। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हमें जानना पड़ेगा। यस, मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो हम सीखेंगे और वहां से मनोविज्ञान के इतिहास में से हम निकाल के लाएंगे बाल विकास। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं मनोविज्ञान के इतिहास की। इतिहास की अगर बात करूं तो एक सिंपल सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है। मैं जो बोलता जाऊं उसको आप कॉपी में नोट कर लो और एक नोट्स बना लो। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो अपने पुराने नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं उनको फॉलो करें और जो मेरे नए स्टूडेंट हैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो नए तरीके से, नए सिरे से पढ़ना चालू करें और नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए निकल रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मनोविज्ञान की। अब मैं सिंपल एक बात करूं कि मनोविज्ञान को हम कहते हैं अंग्रेजी में साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन में यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से मानी जाती है, यानी कि साइकी प्लस लोगस से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी। दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करती थी शताब्दियों पूर्व। जब ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी उस समय अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को परिभाषित करना शुरू किया। तो परिभाषित किस तरीके से शुरू किया आपको ध्यान देना है। तो 16वीं शताब्दी चल रही थी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी मनुष्य जो कोई भी काम करेगा वो अपनी अंतरात्मा से करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसका खंडन किया गया और ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई। बात आती है 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन में मस्तिष्क का विज्ञान माना गया और मनोविज्ञान को मन में मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे इटली के पैम्पानोजी। यस, इटली के पैम्पानोजी के द्वारा मनोविज्ञान को मन में मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा, ठीक है। अब इसका भी खंडन हुआ। खंडन होने के बाद में यह परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। अब ये जो परिभाषा है मन में मस्तिष्क वाली, ये 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक चली और 18वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। बात आती है 19वीं शताब्दी की। यस, 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स सली और वाइट, इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। यस, यानी कि मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में किसका विज्ञान कहा जाने लगा, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, इस जो चेतना शब्द की, ये जो चेतना शब्द है इसका खंडन किया अपने मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द का खंडन किया। इन्होंने कहा कि ये जो चेतना शब्द है बहुत बुरा शब्द है या बहुत बेकार सा शब्द है जो मैकडूगल कहता है। अब मैकडूगल ने अपनी ही पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत चेतना शब्द की कड़ी निंदा करी। अब इस चेतना शब्द की कड़ी निंदा करी, वो भी पृष्ठ संख्या 16 पर करी, पृष्ठ संख्या 16 पर करी। तो मैं कह रहा था कि जो चेतना शब्द 19वीं शताब्दी में चला आ रहा था वो भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब वॉटसन के द्वारा 20वीं शताब्दी में वॉटसन आते हैं। वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। यस, वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। अब व्यवहार का समर्थन करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक और भी थे। यस, वो मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे जिनका नाम ध्यान से सुनना, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और हल। इनका भी मानना यही था कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर। अब ये तो इसका हुआ छोटा सा परिचय। अब मैं बात करता हूं परिभाषाओं की बात करता हूं। तो परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा लेके आता है वाटसन ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यस, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कैसे है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बालक जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही वो व्यवहार अपने आप को पाएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा, वाटसन ने। दूसरी परिभाषा किसकी, वाटसन की।
दूसरी परिभाषा में वाटसन क्या कहता है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, अर्थात स्वस्थ बालक मांग रहे हैं और स्वस्थ बालक को ऐसे कह रहा है कि मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। वाटसन ने स्वस्थ बालक मांगा है और जैसा मैं बनाना चाहता हूं, यानी कि नवजात शिशु बिल्कुल जो स्वस्थ है उसको मांगा है। और अगर हम ये बात सोचें कि एक नवजात शिशु हम किसी को देते हैं तो उसकी लालन पालन शिक्षा दीक्षा शुरुआती दौर में जिस तरीके से हम करते हैं वो आगे जाके उस टारगेट को जरूर अचीव करता है। ठीक है, तो वाटसन की परिभाषा यहाँ क्लियर होती है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। तीसरे मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। यस, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान या 20वीं शताब्दी, क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है उसको ध्यान से सुनना, 20वीं शताब्दी तो बच्चे की शताब्दी है। यस, क्यों है बच्चे की शताब्दी? क्योंकि हमने पढ़ा है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान था, और व्यवहार का विज्ञान था तो 20वीं शताब्दी के व्यवहार को देखते हुए यहां पर अपन पॉइंट कर रहे हैं कि बच्चे को व्यवहार सिखाया जाता है, ना कि बड़े को। बच्चे को हम व्यवहार सिखाते हैं और व्यवहार सिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी व्यवहार का विज्ञान है या 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी। क्लियर? अब नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा कि जो आपकी पूरी यात्रा, यानी कि हमने जो मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा है, जो आपने पूरी ये यात्रा का वर्णन किया है, उस यात्रा का वर्णन मैं एक लाइन में रख सकता हूं। तो वुडवर्थ की परिभाषा को ध्यान से सुनना है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। अर्थात मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाने लगा? पहले आत्मा, फिर आत्मा चली गई, फिर मनोमस्तिष्क चला गया, फिर चेतना आई, चेतना चली गई, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। कहने का मतलब है 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक, अब तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? एक दो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, उनकी परिभाषा क्या है? वो आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है? उनका नाम सुनो पहले तो, एटकिंसन व हिलगार्ड। एटकिंसन व हिलगार्ड नामक आधुनिक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने परिभाषा क्या दी कि मनोविज्ञान व्यवहार के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कैसे? कि जब कोई व्यक्ति किसी के सामने अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है तो वो मानसिक रूप से अगर सक्रिय होगा तो उसका व्यवहार उतना ही अच्छा होगा। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार के अंतर्गत किसको प्रदर्शित करता है? मानसिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। क्लियर? की प्रमुख शाखाओं की, मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं हैं। अब 14 शाखाओं को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है, सिस्टमेटिक तरीके से एक एक शाखा को पढ़ते हुए चलेंगे अपन, और हमको बाल विकास निकालना है वहां से कि बाल विकास कहां छुपी हुई है मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाओं में। तो सबसे पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान। यस, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आप जैसे और हमारे जैसे बालकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी मनोविज्ञान की शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। यस, यानी कि सामान्य से या तो बहुत अधिक आगे निकल जाते हैं वो बच्चे, या फिर बहुत अधिक नीचे रह जाते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि लब्धि के हिसाब से बहुत अधिक आगे या बहुत अधिक नीचे। इसे कहेंगे प्रतिभाशाली और इसे कहेंगे मंद बुद्धि बच्चे। यस, वो होते हैं असामान्य मनोविज्ञान। नेक्स्ट जो शाखा है वो तुलनात्मक मनोविज्ञान, यानी कि सामान्य और असामान्य के बीच में तुलना, या किसी दो वस्तुओं के बीच में या किसी के अलग अलग करने की तुलना तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बात आती है नेक्स्ट जो शाखा है वो है औद्योगिक मनोविज्ञान। किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे बालकों को कोई उद्योग धंधा मिल सके, कोई व्यवसाय कर सके। औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है समाज मनोविज्ञान। यस, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अलग अलग समाज के लोगों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग गुजराती समाज में कैसे लोग रहते हैं, वहां के खान पान रहन सहन किस तरीके का होता है, मराठी कैसे रहते हैं, राजस्थानी कैसे रहते हैं, एमपी के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वहां का खान पान, यानी कि अलग अलग समाज के लोगों का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। यस, अलग अलग जनजाति में, अलग अलग जलवायु में अलग अलग जंतु, जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग पशु रहते हैं, वो होता है पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत, और पशुओं का अध्ययन किया जाता है। यस, नेक्स्ट जो शाखा है वो है बाल मनोविज्ञान। यस, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बाल विकास ये निकल के आएगा।
बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक कहां से माना गया है? मां के गर्भ से। आप कहोगे कि आपके मां के गर्भ के अंदर क्या है? बालक है, यानी कि वो बालक वहां पर है मां के गर्भ में। तो और बालक कहां तक माना जाता है? किशोरावस्था तक। यस, यानी कि बाल मनोविज्ञान जो है वो ही आपके बाल विकास है। अर्थात बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है और यही आपका बाल विकास है। नेक्स्ट जो शाखा है वो किशोर मनोविज्ञान, यानी कि इस मनोविज्ञान के अंतर्गत किशोरावस्था वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था वाले बालक, इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो शाखा है प्रौढ़ मनोविज्ञान, यस, प्रौढ़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किशोरावस्था खत्म होती है और प्रौढ़ावस्था में जब बच्चा जाता है तो प्रौढ़ावस्था वाले बालकों का या प्रौढ़ावस्था वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो है शिक्षा मनोविज्ञान, यस, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक को शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया जाता है। किस तरीके की शिक्षा उसके लिए होनी चाहिए, कैसी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वातानुकूलित वातावरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरीके को बालक का क्लासरूम होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद में शाखा आती है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान, यस, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? विकास की बात कर रहा है। विकास कहां से प्रारंभ होता है? मां के गर्भ से, और कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत, जब तक वो मरता नहीं है। यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो शाखा है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन। प्रयोग, कोई भी परिस्थिति होती है, जैसे साइंस के लैब में गए, प्रयोग करा है। जैसे बच्चों को इंद्रधनुष सिखाना है तो बारिश के दिनों में हमने इंद्रधनुष को पॉइंट करके सिखा दिया, प्रयोग द्वारा सिद्ध हो गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है निदानात्मक उपचारात्मक क्लिनिकल मनोविज्ञान। निदानात्मक, उपचारात्मक या कह दो क्लिनिकल मनोविज्ञान। निदान किसे कहते हैं? समस्या को जानना, पहचानना, समस्या को जानना, पहचानना, निदान करना कहलाता है। अब दोस्तों समस्या का हल कर देना, निवारण कर देना, समस्या को दूर कर देना उपचार कहलाता है, यानी कि वो उपचारात्मक के अंतर्गत आता है। और क्लिनिकल, यस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे क्लिनिकल कहते हैं। तो हम कहेंगे निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल मनोविज्ञान। नेक्स्ट जो शाखा है वो है परा मनोविज्ञान, यस, परा मनोविज्ञान। उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जाती है। उलझी हुई गुत्थियां कैसे? किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती है, किसी को आगे की भविष्य की भविष्यवाणी करनी होती है, यस, ये उलझी हुई गुत्थियां होती हैं, उस पर चर्चा होती है। ये होते हैं निदान, ये होती है परा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इस प्रकार से हम मनोविज्ञान की 14 प्रमुख शाखाओं को पढ़े हैं। एक प्रश्न बना था, निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, 3 इसमें थी और एक उसमें आ गया था राजनैतिक मनोविज्ञान। एक ऑप्शन आया था कि निम्न एक प्रश्न आया था, निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, 3 इसमें से थी और एक जो हमको टिक लगाना था वो था राजनीतिक मनोविज्ञान। तो प्रश्न यहां से बन सकता है। और मैंने आपको ये इतनी चर्चा करी मनोविज्ञान की, वो इसलिए करी दोस्तों कि कोई भी टीचर जो पढ़ाता है वो कहां से पढ़ाता है? सबसे पहले वो पढ़ाने लग जाता है बाल विकास से, और उनको ये पता नहीं होता है कि बाल विकास कहां से निकल के आए। तो आज आप सीख गए होंगे शायद कि बाल विकास निकल के आया कहां से? मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाओं में से निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड के द्वारा 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। यह प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की। वापिस से सुन लेना, विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। अब प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसी आधार पर विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर? अब इसी समय अर्थात 19वीं शताब्दी में ही मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र की शाखा में जुड़ा हुआ था, फर्स्ट में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा है, तो दर्शन शास्त्र की शाखा में जुड़ा हुआ था, उससे क्या हो गया? वो अलग हो गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गया। कब आ गया? 19वीं शताब्दी 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गया। दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं दोस्तों, जिस प्रकार से
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप देख लेते हो वीडियो को, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के बीच में, उसको सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो, मैं बार बार अगर आपसे ये कहूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? आपको खुद को सोचना चाहिए कि सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, निःशुल्क पढ़ा रहा है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मतलब व्यवधान के। मुझे पता है कितनी मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है, फिर भी मैं आपको इतना अच्छा मैटर देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करो, जिससे अगला नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, अपने पर्सनल लिखो, जो मैंने लाइन बोली है उसमें से मोबाइल में से रोक कर लिखो, आराम से लिखोगे, समझ में आएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो मेरे साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर करोगे तो मुझे पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, और ज्यादा अच्छा मैटर देने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। आज एक वीडियो डालता हूं, हो सकता है कि मन करता है, स्टूडेंट जब ऐसे कहता है कि हाँ सर हम आपके साथ तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं, जोश के साथ कहे, तो यकीनन कह दूं शिक्षक कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। एक नहीं 2 वीडियो डालेगा, 2 नहीं 3 वीडियो डालेगा, लेकिन किस बात पर? उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए। आपका जो कोई भी समस्या है आपकी पढ़ाई से संबंधित, आपके अब प्रश्न चालू हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई चालू हो रही तो अब आपके प्रश्न बनना चालू हो जाएंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। आप मेरे से पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, आप मेरे पर्सनल नंबर पे, जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे से पूछ सकते हो। कहने का मतलब ये है, कमेंट डालो, आप मेरे से प्रश्न पूछो, आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगा, कोशिश पूरी रहेगी। दोस्तों आपके लिए जब मैं इतना समर्पित हूं, क्या मेरे लिए इतने से समर्पित नहीं हो सकते? ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। जब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।